इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ठीक है। क्या टॉपिक का नाम है, क्या नाम है? हाँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में बेसिकली हम लोग इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ेंगे। नहीं, किसके बारे में पढ़ेंगे? इलेक्ट्रॉन। ऐसे चीज के बारे में पढ़ेंगे जो अभी तक कोई देखा भी नहीं है। इलेक्ट्रॉन देखा है क्या? इतना छोटा चीज होता है, दिखाई नहीं देता है, ठीक है। मैकेनिक्स अलग चीज था। मैकेनिक्स के बाद मैकेनिक्स में क्या था कि ब्लॉक के बारे में पढ़ते थे, काइनेमेटिक्स के बारे में पढ़ते थे, उसमें बहुत कुछ फीलिंग आता था, ठीक है। ब्लॉक मूव कर रहा तो उसके बारे में स्टडी करते थे। फिर फ्लूइड मैकेनिक्स, जितना भी सारा चीज था उसमें पता चलता था ये चीज हो रहा है, इसमें भी होगा, लेकिन इसमें बहुत छोटा छोटा पार्टिकल्स के बारे में पढ़ना रहता है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ठीक है। पूरा अगला 5 महीना यही चलेगा। 12th में मैक्सिमम जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ही पढ़ना रहता है, ठीक है। क्या पढ़ना है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इस किसके बारे में पढ़ेंगे? स्टडी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स लिख लो, ठीक है। देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में पढ़ना, देखो हम लोग को क्या क्या है। 3 चीज बेसिकली पढ़ना रहता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक। उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड। अरे बोलो, क्या पढ़ना है? मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इलेक्ट्रोडायनेमिक्स करके भी आता है। इरोडो में टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स पूरा टोटल, ठीक। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कह लो या इलेक्ट्रोडायनेमिक्स कर लो, बात बराबर। इसमें कितना पार्ट है टोटल? 3 पार्ट। क्या क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अच्छा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में नाम देख ही रहा है, चार्जेस जो रेस्ट पोजीशन में होगा बेसिकली उसी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रो मतलब क्या होता है? चार्ज नहीं, इलेक्ट्रो मतलब, और स्टैटिक्स का मतलब, तो जो चार्ज रेस्ट पोजीशन में होगा उसके बारे में पढ़ेंगे। कौन सा टॉपिक होगा ये हमारा? डल रिस्पॉन्स। क्या होगा? आवाज नहीं आया यार, क्या होगा? हाँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रो मतलब क्या? चार्ज। स्टैटिक्स का मतलब, तो जो चार्ज रेस्ट में होगा, तो हम लोग क्या चैप्टर का पढ़ेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी देखो, इसमें पढ़ेंगे चार्जेस एट रेस्ट वाला बात होगा। क्या होगा? चार्जेस एट रेस्ट। जब चार्ज रेस्ट, ठीक है। पूरा एकदम सीरियस है यार, है? थोड़ा सा अंदर लाओ। 11 12 एकदम पूरा चकाचक होना चाहिए, लाइट मारना चाहिए बच्चे का शरीर से, इंटरनल टाइप का लगे कि हाँ बाराती जाना है? कितना खुश हुआ तुम बाराती के नाम से। नहीं, एकदम पूरा दूल्हा जैसा रहना चाहिए। 11 12 का बात है, थोड़ी ना मजाक है, ठीक है। तो चार्जेस एट रेस्ट पोजीशन। अब मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड में क्या पढ़ना रहेगा? मैग्नेट के बारे में, ठीक है। मैग्नेट बहुत कम पढ़ना है। ऐसे मैग्नेटिक इफेक्ट कौन दे सकता है? अगर चार्जेस मोशन में रहेगा तो वही चीज देगा, मैग्नेट वाला बात जैसा हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड में हम लोग को क्या पढ़ना रहेगा? चार्जेस एट मोशन, चार्जेस एट मोशन, या जब ये मूव करता रहेगा तब जो इफेक्ट पढ़ेंगे वो मैग्नेटिक फील्ड होगा। या फिर मैग्नेट वगैरह भी आ जाता है, मैग्नेट आ जाएगा इसमें, ठीक है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऐसे हायर स्टडीज में बहुत ज्यादा पढ़ना रहता है, मतलब बीटेक लेवल में, ठीक है, या फिर एमएससी वगैरह में बहुत ज्यादा पढ़ना रहता है। यहाँ पर उतना ज्यादा नहीं, छोटा सा चैप्टर है जो बोर्ड के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जेई मेंस के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर साल 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन कहीं ना कहीं रहेगा। ये बहुत छोटा सा, मतलब कि ये लगता है कि अगर घर में भी पढ़ो तो 1.5-2 घंटा में ये चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाता है। सोचो, उसमें जेई मेंस में 2 क्वेश्चन या 1 क्वेश्चन बना सकता है, ठीक है। तो इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में हम लोग क्या पढ़ेंगे? जब चार्ज एक्सेलरेट करेगा तो हम लोग ये चैप्टर पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जब चार्ज पगला जाएगा, नहीं पागल हो जाएगा, पागल टाइप का, या तो उसका स्पीड को बढ़ा देंगे या तो स्पीड उसका घटा देंगे, तो उस टाइप का जब बात हो जाएगा तो हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्या पढ़ेंगे? हाँ, चार्जेस व्हेन आर एक्सेलरेटिंग, चार्जेस आर एक्सेलरेटिंग,
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एग्जाम्पल बताओ क्या क्या होगा। बहुत सारा एग्जाम्पल है, गामा रे, उसके बाद एक्सरे, अरे बोलो, गामा रे, एक्सरे, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, फिर रेडियो वेव, माइक्रोवेव, ठीक है। ये सब किसका एग्जाम्पल है? एक्सरे। एक्सरे देखा है कि नहीं देखा है? एक्सरे देखा है? अरे यार एक्सरे देखा है, एक्सरे कराया होगा, हमने तो नहीं देखा एक्सरे। नहीं, एक्सरे क्या होगा? कराया होगा। दिखाई देता है क्या? वो तो मतलब एक्सरे जब मान लो फ्रैक्चर वगैरह हो जाता है तो हाथ में तुम्हारा ऐसे लगा दिया, थोड़ा थोड़ा कुछ होता है, टूलता, 500 रुपये हो गया आपका, तो वो दिखाई नहीं देता, वो थोड़ा तो लगता है कुछ हुआ है। नहीं, विजिबल लाइट ही ऐसा चीज है जो कि हम देख सकते हैं। वायलेट, इंडिगो, ये जो सीरीज है यही वाला पार्ट हमको दिखाई देता है, बाकी और कोई पार्ट नहीं दिखाई देता है। चलो, चार्जेस आर एक्सेलरेटिंग, ठीक। इसमें कौन कौन सा रे आएगा? गामा रे, फिर बोलो एक्सरे, फिर बोलो 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 एक्सरे, अल्ट्रावायलेट, क्या होगा? अल्ट्रा, हाँ, यूवी रेज, यूवी रेज कह सकते हैं। फिर क्या? विजिबल, विजिबल में कौन सा, किसका सबसे ज्यादा? विबजियोर होता है ना, तो ये होगा विबजियोर, मतलब ये विजिबल वाला में पार्ट में आ जाएगा। फिर बोल क्या होगा? इंफ्रारेड, इंफ्रा, फिर क्या? माइक्रो, और फिर क्या? रेडियो। ये हम जो लिखे हैं वो किसके हिसाब से लिखे हैं? फ्रीक्वेंसी के घटने के हिसाब से लिखे हैं। नहीं, इधर जाओ तो फ्रीक्वेंसी घटेगा कि बढ़ेगा? इधर जाओ तो फ्रीक्वेंसी घटेगा, डिक्रीज। नहीं, फ्रीक्वेंसी जो है घटेगा, ठीक। सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसका? गामा रे का, सॉरी क्या है ये, हाँ गामा रे का। और सबसे कम तो फ्रीक्वेंसी का ये है, और ठीक, यहां तक ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इसमें बेसिकली क्या चेंज होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, याद है? इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। मैकेनिकल वेव में क्या चीज का वेरिएशन होता है? काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का। नहीं, किसी भी मीडियम का काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? वहां वो चीज चेंज होता है। यहाँ पर क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा, मैग्नेटिक फील्ड, और वो दोनों का चेंज होने की वजह से एक वेव जनरेट होता है जिसको क्या बोलते हैं? EMW, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक। इधर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, इधर क्या? मैग्नेटिक फील्ड, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा इधर, और उसी चेंज की वजह से फिर क्या होता है? एक वेव जनरेट होता है जिसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। और तीनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है। ये अगर मान लो क्या हो? जेड डायरेक्शन, ये अगर क्या हो? वाई डायरेक्शन, तो एक्स के डायरेक्शन में क्या मूव करेगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। बाद में पढ़ेंगे, देखो इस टाइप से। ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या है? और ये क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। ऐसे ऐसे करके चेंज होता रहेगा। अरे यार नहीं समझा? तीनों आपस में क्या? म्यूचुअली परपेंडिकुलर। इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ये तो याद भी रहने का चीज है, ऐसे से एकदम एक्सरसाइज करते चले गए, ठीक है। तीनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर रहता है। तो ये सब सारा किस में पढ़ेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में। ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रो का मतलब क्या होता है? बोलो बोलो बोलो, चार्ज। और स्टैटिक्स का मतलब रेस्ट। बढ़िया से रिस्पॉन्स करेगा। जब चार्ज रेस्ट पोजीशन में होगा तो हम लोग क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। चार्ज, चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होता है? कूलम, ठीक है। चार्ज का एग्जांपल कौन कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। कोई दिक्कत वाली बात? अब चार्ज को सबसे पहले हम लोग डिफाइन करेंगे। चार्जेस होता क्या है? चार्ज क्या है? हाँ, फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। मास भी फंडामेंटल प्रॉपर्टी होता है, चार्ज भी फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। तो चार्ज एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों जेनरेट करता है, ठीक है। चार्ज का देखो प्रॉपर्टी, देखो क्या क्या है। जब चार्ज रेस्ट पोजीशन में होगा, देखो चार्ज एट रेस्ट, तो जब चार्ज एट रेस्ट होगा, रेस्ट समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है। क्या जनरेट करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। डर रिस्पॉन्स क्या जनरेट करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट भी करता है। और किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर उसको रख दिया जाए तो उस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स भी लग सकता है उसके ऊपर। नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड खुद भी जनरेट कर सकता है, और किसी दूसरे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दिया जाए तो उसके ऊपर फोर्स भी लगेगा, ठीक।
तो जब चार्ज रेस्ट पोजीशन में होगा, जैसे ये मान लो दो तरह का चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है, जब ये रेस्ट पोजीशन में रहेगा तो क्या जनरेट करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। जब ये चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी, तब ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड तो करेगा ही, साथ में मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट करेगा। क्या जनरेट करेगा? मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड भी और साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी। ठीक, तो ये प्रॉपर्टी इसका है। और जब ये एक्सेलरेट करता हो, मान लो चार्ज पगला जाए साला, एक्सेलरेट, ठीक है, तो क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड भी करेगा, मैग्नेटिक फील्ड भी करेगा, और साथ में एक और फील्ड, मतलब एक और वेव जनरेट करता है, जिसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो EMW इज प्रोड्यूस्ड। ठीक है, CBSE में बोर्ड लेवल में क्वेश्चन भी पूछा हुआ है कि हाउ एक्स रेज आर प्रोड्यूस्ड। चार्ज को हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे? डिफाइन, तो देखो सिंपल सा बात है, चार्ज इज ए व्हाट? फंडामेंटल प्रॉपर्टी। इसमें हम और तुम कुछ नहीं कर सकते, ऐसा नहीं, पता नहीं सर क्या है उसका, वो अपना इंटरनल प्रॉपर्टी है। इसको मतलब ये कोई ऐसा किया नहीं है, मतलब ये खुद का अपना प्रॉपर्टी है। तो ये चार्ज एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट भी करता है, और साथ साथ किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया जाए तो उसके ऊपर फोर्स भी लग सकता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड वाला फोर्स तो रेस्ट में रहेगा तभी लगेगा, और मैग्नेटिक फील्ड वाला फोर्स कब लगेगा? जब मोशन में होगा, तो जो कि हम लोग आगे जाके मैग्नेटिक इफेक्ट वाला में पढ़ेंगे। तो थोड़ा डिफिनेशन लिख लो, डिफाइन चार्ज लिखो, चार्जेस ऑफ चार्ज। क्या क्या प्रॉपर्टी होता है बता? सबसे पहला, दो वैरायटी का चार्ज होता है, क्या क्या? पॉजिटिव चार्ज और कितना वैरायटी का? दो वैरायटी का, पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज, टू वैरायटी, टू वैरायटी। क्या क्या? पॉजिटिव चार्ज और दूसरा क्या है? नेगेटिव चार्ज। ठीक, प्लस प्लस, अगर प्लस प्लस रिपेल करेगा कि अट्रैक्ट करेगा? दुश्मनी की प्यार? दुश्मनी, वेरी गुड। क्या है? दुश्मनी। माइनस माइनस, अरे यार दुश्मनी। ठीक, प्लस माइनस, हाँ प्यार, माइनस प्लस प्यार, प्लस प्लस दुश्मनी, माइनस माइनस दुश्मनी, प्लस माइनस प्यार, माइनस प्लस। हाँ, एकदम इसमें एकदम कोई एक्सेप्शन नहीं है, इंसानों जैसा कोई एक्सेप्शन नहीं है, एकदम बिल्कुल जेन्युइन चीज है। ठीक है, तो ये हो गया रिपल्शन, ये क्या हो गया, और ये क्या हो गया? अट्रैक्शन। ठीक, तो दो वैरायटी का होता है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। प्लस प्लस होगा रिपेल करेगा, प्लस माइनस होगा तो अट्रैक्ट, मतलब सेम काइंड का रिपल्शन और ऑपोजिट काइंड का अट्रैक्शन होगा। देखो ये हम लोग इसका दूसरा प्रॉपर्टी बता रहे हैं, ये एडिटिव नेचर। एडिटिव नेचर मतलब कि ये इसको ऐड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? ऐड कर सकते हैं। और कैसा एडिशन होगा? स्केलर एडिशन, वेक्टर एडिशन नहीं। अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा नहीं लगाना है। क्या लगाना है? सिंपल वाला ऐड, जैसे हम वर्क को ऐड करते थे, डिस्टेंस को ऐड करते हैं। ठीक है, जो जो स्केलर क्वांटिटी का जो जो भी एग्जांपल है, नॉर्मल वाला एडिशन करते हैं। ठीक है, नॉर्मल वाला एडिशन करेंगे, मल्टीप्लाई, जितना भी रूल है सब स्केलर वाला ऐड होगा। दो तरह का ना फिजिकल क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर। तो चार्ज क्या है? तो स्केलर एडिशन। जो वेक्टर होगा उसका क्या? वेक्टर एडिशन। जैसे इसके बाद कूलम्स लॉ आएगा, कूलम फोर्स, फोर्स के बारे में पढ़ना है, तो उसका कैसा एडिशन हो जाएगा? वेक्टर एडिशन। तो जो स्केलर है वो स्केलर एडिशन, और जो वेक्टर है वो वेक्टर एडिशन। तो ये बिल्कुल एडिटिव नेचर है, स्केलर एडिशन होगा, बिल्कुल स्केलर एडिशन। ठीक है, कैसा एडिशन? स्केलर एडिशन। और स्केलर एडिशन में से मान लो -9 कूलम प्लस 6 कूलम, बोल कितना आएगा? -3 कूलम। बहुत आसान। प्लस 6 कूलम
माइनस, बोल कितना आएगा, +3, एकदम सिंपल वाला। अरे बोलो, ठीक है, एकदम सिंपल एडिशन। तो दो वैरायटी होता है, एडिटिव नेचर होता है, स्केलर एडिशन को फॉलो करता है, कोई दिक्कत वाली बात। अब चार्ज जो है वो इनवेरिएंट होता है, इतना लिख लो, हम बताते हैं। चार्ज जो है, चार्जेस आर इनवेरिएंट। इनवेरिएंट का मतलब क्या समझता है, बोलो बोलो बोलो। हाँ, वेरी गुड, जो स्पीड पे डिपेंड नहीं करता, मतलब कुछ भी किसी भी स्पीड से मूव करा दो चार्ज को तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा, लेकिन ऐसा ये मास में नहीं होता है, ठीक है। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि चार्ज डज नॉट डिपेंड ऑन स्पीड, चार्जेस डज नॉट डिपेंड ऑन स्पीड, स्पीड पे डिपेंड नहीं करता है। बहुत सारा चीज है जो स्पीड पे डिपेंड करेगा, रिलेटिविटी पढ़ेंगे, लेंथ चेंज होता है, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, टाइम डायलेशन, हायर स्टडी में करना रहता है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में पढ़ना है, तो ये सब सारा चीज चेंज होता है, मास चेंज होता है, मास डायलेशन, मास भी चेंज होता है, टाइम भी चेंज होता है, लेंथ वगैरह भी चेंज होता है, लेकिन चार्जेस चेंज नहीं होता है। मास देखो कैसे कैसे चेंज होता है, देखो मॉडर्न फिजिक्स में थोड़ा सा जानना है, ऐसे वर्क पावर एनर्जी में भी एक न्यूमेरिकल था इसी टॉपिक से रिलेटेड, सीबीएसई एनसीईआरटी पैटर्न पे है, एनसीईआरटी लेवल का। देखो m बराबर m0 मास, देखो मास को वेरिएंट बोला गया, मास इज व्हाट, मास इज वेरिएंट, वेरिएंट बोले तो हाँ, मास स्पीड पे डिपेंड करता है, मतलब हम ऐसा कर सकते हैं मास इज ए फंक्शन ऑफ स्पीड, मास इज ए फंक्शन ऑफ। अब ये किस तरह का इक्वेशन को फॉलो करेगा, अगर चेंजिंग होगा तो कैसा फॉलो करेगा, तो आइंस्टाइन साहब देखो क्या बताए थे, ठीक है, पूरा ये करने के बाद कि अगर कोई ऑब्जेक्ट कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट से मूव करता है तब इसका इफेक्ट ऐसा देखा गया। ऐसा नहीं कि हम लोग मूव कर रहे हैं तो चलो 10 की, कोई अगर 55 kg का है तो 60 kg रहेगा वो मूव करते वक्त, या कार मान लो मूव कर रहा है, या सोहेब अख्तर बॉल फेंका तो बॉल का स्पीड बहुत ज़्यादा, मास ज़्यादा लेके आ रहा है, ये सब छोटा वाला स्पीड पे डिपेंड नहीं करता। कब वो मायने रखता है, हाँ, जब लाइट का स्पीड से नहीं, कॉम्पेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट, लाइट के स्पीड से थोड़ी कोई मूव कर सकता है, नो वन कैन मूव विद द स्पीड ऑफ लाइट, या उससे ज्यादा भी किसी का स्पीड नहीं हो सकता है। ये हाईएस्ट वेलोसिटी है टिल, जो हम लोग को मालूम है, लाइट का स्पीड से ज्यादा किसी का स्पीड नहीं हो सकता है रियलिटी में, ठीक है। तो कोई ऑब्जेक्ट अगर उस तरह का स्पीड से मूव करेगा तब ये ऑब्जर्व किया जाएगा। तो m बराबर m0 अंडर रूट क्या होगा, 1 माइनस v स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है, v क्या है, हाँ, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, जिस समय वो v स्पीड से मूव कर रहा होगा, नहीं। m0 क्या है, रेस्ट मास बोला जाता है, रेस्ट मास का मतलब हाँ, उस वक्त का मास जब ये रिलेटिवली रेस्ट में होगा, ठीक है, क्या चीज में होगा, रेस्ट पोजीशन में। और m क्या है, ये उस वक्त का मास है जब वो स्पीड v से मूव कर रहा है। अरे यार, ये उस वक्त का मास है जब स्पीड v से, अच्छा मास बढ़ा कि घटा, बोलो बोलो, घटा, बढ़ा कि घटा, बढ़ा कि घटा, हाँ बढ़ा, घटा नहीं। अगर मान लो ज्यादा विश्वास करना ये नहीं आ रहा है तो v बराबर c पुट कर दो, पता चल जाएगा। अगर v बराबर c पुट करेगा तो ये बन जाएगा क्या, 1, 1 माइनस 1 0, समथिंग डिवाइडेड बाई 0, ठीक है। तो m टेंडिंग टू क्या हो गया, इंफिनिटी, अनंत, नहीं, बहुत ज्यादा मास। लेकिन ये सब कब, जब कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट हो तब। चार्ज कहलाता है कि कोई भी बॉडी चार्ज्ड है जब उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम नहीं होगा तो क्या कहलाएगा, चार्ज है। और अगर सेम रहा तो न्यूट्रल कहलाएगा। न्यूट्रल मीन्स चार्जलेस, बोलो, न्यूट्रल मीन्स चार्जलेस, डल रिस्पॉन्स। न्यूट्रल मीन्स, हाँ, न्यूट्रल डज नॉट मीन्स चार्जलेस, न्यूट्रल मीन्स नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू नंबर ऑफ, मतलब हाँ, टोटल पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू टोटल नेगेटिव चार्ज। अगर इक्वलिटी को बर्बाद कर दो, इनइक्वलिटी अगर हो जाए तब वो चार्ज कहलाता है, ठीक। अब देखो, जैसे मान लो कि कोई भी एटम ले लेते हैं, एनी एटम,
एनी एटम में कुछ भी ले सकता है, नहीं। मान लो क्या ले ले एग्जाम्पल, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कुछ भी ले सकते हैं। क्या ले ले, बोलो। चलो हाँ, नाइट्रोजन ले लेते हैं। नाइट्रोजन को कैसे लिखेंगे, या ऑक्सीजन ले लेते हैं। ऑक्सीजन कैसे लिखेंगे, ये 8 और ये क्या 16। ये मतलब क्या, बेसिक लेवल। ये क्या है, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर बोले तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जनरली बोलते हैं। ये क्या है, मास नंबर बोले तो हाँ, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक। अब अगर हम कोई भी एटम लेते हैं तो देखो, पहला वाला सबसे इनर मोस्ट जो थोड़ा सा ये होता है, स्मॉलेस्ट रीजन होता है, उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। नहीं, जो दिखाई दे देता है, जो दिखाई नहीं देता। चला, एटम नहीं दिखाई देगा, न्यूक्लियस कहां से दिखाई देगा। न्यूक्लियस और एटम का साइज का रेशियो क्या होता है, लगभग 1 लाख, ज्यादा बड़ा। ठीक। अब देखो, ये न्यूक्लियस हो गया। इसमें इस न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होगा, या छोटा सा रीजन हम बड़ा करके बना देते हैं। ठीक है, ये तुम्हारा क्या हो गया, न्यूक्लियस। अब इसके अंदर क्या होगा, 8 प्रोटॉन्स। क्या होगा, 8 प्रोटॉन्स और कितना न्यूट्रॉन्स, 8 नहीं, बहुत बढ़िया, 8 न्यूट्रॉन्स। 8 प्रोटॉन्स और 8 न्यूट्रॉन्स, तो ये कितना हो गया, 16। अब पहला वाला ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा, देख 2। वेरी गुड, 1 2, ये -e और -e। ठीक। और यहां पर प्रोटॉन बोले तो 8 + 8e, और न्यूट्रॉन तो विदाउट चार्ज है। और फिर नेक्स्ट वाला ऑर्बिट में देख कितना, 6, तो 1 -e सब सिमेट्रिकली रहेगा ऐसे, -e कितना हो गया, 6 हो गया। अब देख, 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन। 8 इलेक्ट्रॉन का टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, अगर नेगेटिव चार्ज का बात करें तो बोल कितना हो गया, तो 8 × -1.6 × 10⁻⁻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 ⁻
और पॉजिटिव चार्ज कितना, टोटल पॉजिटिव चार्ज देखो 8 इंटू 10 टू दी पावर, हाँ प्लस 1 पॉइंट, हाँ बोलो बोलो बोलो, प्लस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। ठीक, अब टोटल नेट चार्ज देखते हैं। व्हाट इज नेट चार्ज? नेट चार्ज दोनों का कैसा एडिशन होता है, स्केलर एडिशन की वेक्टर एडिशन? तो जोड़ के देख कितना आएगा, 0। तो इसीलिए कहलाता है न्यूट्रल। तो एज ए होल ये वाला क्या है, इसके न्यूट्रल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? न्यूट्रल। बेसिक बेसिक बात है, आज का लेक्चर बिल्कुल बेसिक। ये न्यूट्रल कहलाएगा। क्या भाई साहब, क्या कहलाएगा? न्यूट्रल। ठीक, जितना इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज है। ऐसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट लेंगे तो इसमें के वो एटम्स हो सकता है, बहुत सारा एटम्स होता है। नहीं, कितना एटम्स होता है? बहुत सारा। अरे बोलो, कितना एटम्स? बहुत सारा एटम्स होगा। और वो नंबर ऑफ एटम्स हम मूल कॉन्सेप्ट से हम लोग निकाल भी सकते हैं। ठीक, अब मान लो बहुत सारा प्रोसेस है जिससे हम लोग इलेक्ट्रॉन को एटम से स्नैच कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन को हम एक्स्ट्रा डाल भी सकते हैं और इलेक्ट्रॉन को फिर वहां से बाहर भी निकाल सकते हैं। देयर आर वेरी मेनी, बहुत सारा प्रोसेसेस आर देयर जिससे इलेक्ट्रॉन कैन बी टेकन आउट या इलेक्ट्रॉन कैन बी एडेड। हम लोग इस चीज को डिस्टर्ब, इस एरिया को डिस्टर्ब नहीं कर सकते, न्यूक्लियस को कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता। वेरी वेरी डिफिकल्ट टू ब्रेक द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस ब्रेक नहीं होता है जनरली हम लोग क्या करते हैं, किसी भी एटम से या किसी भी बॉडी से या तो इलेक्ट्रॉन निकालेंगे या उसके अंदर इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं। सो मेनी प्रोसेसेस आर देयर, फ्रिक्शन है, कंडक्शन है, इंडक्शन, बहुत सारा प्रोसेस है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वगैरह भी है। ठीक है, सेकेंडरी एमिशन, बहुत सारा प्रोसेस है जिससे इलेक्ट्रॉन कैन बी टेकन आउट या इलेक्ट्रॉन कैन बी एडेड। सोच के देखो कि अगर एक इलेक्ट्रॉन हम मात्र निकाल देते हैं, एक इलेक्ट्रॉन, और ये इलेक्ट्रॉन मान लो हम यहां निकाल दिए। ठीक, अब इसके अंदर देख कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 7 इलेक्ट्रॉन, और प्रोटॉन कितना है, 8। 7 इलेक्ट्रॉन 7 प्रोटॉन को क्या करेगा, न्यूट्रलाइज कर देगा, कैंसिल आउट हो गया। बट एक प्रोटॉन तो एक्स्ट्रा बच गया ना, नहीं चमका क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन तो एक प्रोटॉन तो बच गया। देखो 1 2 3 4 5 6 7, 7 इलेक्ट्रॉन है और इसके अंदर क्या है, 8 प्रोटॉन है। क्या है? तो 7 इलेक्ट्रॉन 7 प्रोटॉन को न्यूट्रलाइज कर देगा, तो एक्स्ट्रा एक प्रोटॉन का चार्ज बच गया। तो इसका अब चार्ज क्या कहलाएगा बताओ?
व्हाट विल बी चार्ज नाउ? तो बोल क्या लिखेगा? इसका चार्ज Q बराबर प्लस, क्लियर? अगर सोचो 2 इलेक्ट्रॉन हम निकालेंगे तो व्हाट विल हैपन? बोलो बोलो बोलो। हाँ, तो इसका चार्ज हो जाएगा +2e, क्लियर? 3 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो देख रहा कैसे? इसका मतलब इन जनरल इसका टोटल चार्ज कभी भी लिखेंगे तो Q बराबर क्या लिखना होगा? n इंटू ई, वेर n क्या है? 1 2 3 4 एंड सो ऑन, और E क्या है? चार्ज ऑफ प्रोटॉन। अरे E यहां पर क्या है? चार्ज ऑफ प्रोटॉन। तो 1 2 3 इस तरह से। अच्छा, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज क्या है? इलेक्ट्रॉन का चार्ज या प्रोटॉन का चार्ज? ये इलेक्ट्रॉन को भाई साहब फ्रैक्शन नहीं कर सकते। दिस इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी डिवाइडेड। ये हमको अभी तक स्मॉलेस्ट जो चार्ज एज्यूम करना है, हालांकि क्वार्क हुआ है बट क्वार्क को नहीं लेना है, क्वार्क का भी बताते हैं। बट ये समझ में आ रहा है कैसे नेगेटिव चार्ज, कैसे पॉजिटिव चार्ज बना? हाउ पॉजिटिव चार्ज विल बी प्रोड्यूस्ड? पॉजिटिव चार्जेस विल बी प्रोड्यूस्ड बाय removing the electron from the atom. नहीं, how positive charges will be? By removing the electron from the atom या from the body. So it will become what? क्या इसका मास पे कोई फर्क पड़ा? स्लाइटली यस। घटा के बढ़ा, घटा के बढ़ा, घटा के बढ़ा, हाँ घट गया मास। इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज का मास स्लाइटली कम होता है विथ रिस्पेक्ट टू न्यूट्रल। नहीं, इसका मतलब चार्जिंग इन्वॉल्व्स ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मास। नहीं, क्या बात आ रहा है खुल करके कि चार्जिंग इन्वॉल्व्स ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मास। लिख लो एक लाइन, चार्जिंग इन्वॉल्व्स ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मास। चार्जिंग इन्वॉल्व्स ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मास। चार्जिंग इन्वॉल्व्स ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मास। फिर एक लाइन लिखो, न्यूट्रल डज नॉट मीन्स चार्जलेस। न्यूट्रल डज नॉट मीन्स चार्जलेस। न्यूट्रल मीन्स, हाँ क्या लिखा? न्यूट्रल मीन्स क्या होता है इसका मतलब? हाँ, टोटल पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू टोटल नेगेटिव चार्ज। टोटल पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू टोटल नेगेटिव चार्ज। अच्छा, ये तो न्यूट्रल था। अब हम निकाले तो कैसा चार्ज बन गया? पॉजिटिव। अब ये नेगेटिव चार्ज कैसे बनता? न्यूट्रल कैसे है? -3, 1 2 3 4 5 और ये 1। ठीक है, अब ये न्यूट्रल की पॉजिटिव की नेगेटिव? न्यूट्रल। पॉजिटिव कब बनेगा? पॉजिटिव तो बन गया ना, नेगेटिव कब बनेगा? ये तो पॉजिटिव बनने का लक्षण हो गया। नेगेटिव बनने का लक्षण क्या होगा? हाँ, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हमको ऐड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? वी हैव टू ऐड इलेक्ट्रॉन। तो मान लो कहीं से किसी भी तरह से कोई भी सही ढंग या गलत ढंग से, ठीक है, मान लो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से एक इलेक्ट्रॉन हम ऐड कर दिए, ठीक है, तो -e बढ़ गया। अब देखो इलेक्ट्रॉन का संख्या ज्यादा हो गया और प्रोटॉन का संख्या कम हो गया, तो चार्ज इसका कितना होगा एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने से? तो Q बराबर क्या लिखेगा? -e। नहीं, अगर 2 इलेक्ट्रॉन हम ऐड करते तो Q बराबर माइनस या 2 इंटू -e कर सकता है। नहीं, 3 ऐड करते तो 3 इंटू -e, ऐसे। तो इन जनरल इसका टोटल चार्ज हम क्या लिखेंगे? Q इक्वल टू n इंटू -e, ठीक है। तो एज ए होल ये टोटल चार्ज हम कोई भी ऑब्जेक्ट का क्या लिख सकते हैं? Q बराबर n इंटू +e या -e, दोनों एज ए होल लिख दिए। इसी को क्वांटाइजेशन कहा जाता है। क्या बोलते हैं? क्वांटाइजेशन। इसी को क्या बोलते हैं? क्वांटाइजेशन। n का इंटीग्रल होना ही क्या होता है? क्वांटाइजेशन कहलाता है, ठीक है। सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज क्या होगा? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज बोल क्या फटाक से? हाँ, कूलम। कूलम ऐसा स्मॉलेस्ट यूनिट नहीं है,
ऐसा यूनिट है, हम क्या लिखे, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, माइक्रो कूलम। स्मॉलेस्ट यूनिट चार्ज का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, नहीं उससे ज्यादा चार्ज इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी डिवाइडेड। ठीक है, हम लोग का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज को क्या मानना है, अरे बोलो, हाँ इलेक्ट्रॉन। तो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज क्या लिखेगा, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, या फिर चार्ज ऑफ प्रोटॉन भी बोल सकता है, चार्ज ऑफ प्रोटॉन। हालांकि यही तुम लोग को मानना पूरा टोटल 11th-12th में, ज्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना सर क्वार्क है तो ये है तो वो है, वो सब नहीं। सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट हम लोग को मानना है इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन का चार्ज। ठीक है, अब देखो कोई बालक बोल रहा था कूलम, कूलम इज नॉट द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज। एक कूलम बहुत बड़ा चार्ज होता है। एक कूलम पता है कितना इलेक्ट्रॉन जुटेगा तो 1 कूलम बनेगा, या कितना प्रोटॉन जुटेगा तो देखो Q बराबर, अभी हम लोग देखें ना, Q बराबर N इंटू E का फॉर्मूला होता है। ठीक है, Q बोले तो 1 कूलम, N हमको निकालना है और E क्या है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। देखो देख रहा है 1 कूलम Q का वैल्यू, ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज। अब देखते हैं N का वैल्यू कितना आएगा। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेगा तो 1 कूलम बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19 अगर ये सॉल्व करेंगे तो N का वैल्यू पता है कितना आएगा, 10⁻18 इतना। मतलब इतना इलेक्ट्रॉन्स या इतना प्रोटॉन्स जुटेगा तो जाके साला 1 कूलम का चार्ज बनेगा। 2 कूलम मतलब क्या, इसी का डबल कर दो तब 2 कूलम। तो ऐसा यूनिट समझ में आ रहा है, स्मॉलेस्ट यूनिट इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, कूलम नहीं होता है। ठीक है, ना कि 1 माइक्रो कूलम या डेका कूलम या फेम्टो कूलम कर देता है, नहीं वो सब अलग, वो हाईटेक उतना नहीं लगाना है, सीधे इतना इलेक्ट्रॉन्स जुटेगा तो 1 कूलम कहलाएगा। ठीक है, लिखो फटाक से। यूनिट जो लेना है वो क्या लेना है, स्मॉलेस्ट यूनिट, बोल, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या लेना है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ना कि क्वार्क। ऐसे क्वार्क जो ये हुआ है, इन्वेंशन हुआ है, बट वो रियली में मतलब ऐसा कर सकते हैं कि फ्रीली नेचर में फ्रीली एग्जिस्ट करता नहीं है, इसीलिए उसको कंसीडर नहीं करते हैं। ठीक है, ऐसे क्वार्क में देखा जाए तो क्वार्क में क्वार्क जो आया है अवेलेबल है वो -e/3 और +2e/3, इसी का कॉम्बिनेशन से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बनता है। ठीक है, बट इसको क्यों नहीं कंसीडर करते हैं, क्योंकि नेचर में क्या होता है, फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करता है। फ्रीली एग्जिस्ट करना है, जो मिनिमम लेंगे वो क्या लेंगे, इलेक्ट्रॉन का चार्ज या प्रोटॉन का चार्ज। हालांकि इसी का कलेक्शन से सब कुछ बना हुआ, बट इसको लेना नहीं है। बहुत को पहले सर क्वार्क ले लीजिए, तो फ्रैक्शन हो सकता है, तो इलेक्ट्रॉन का फ्रैक्शन नहीं हो सकता है। अब किसी भी ऑब्जेक्ट का देखो, कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो अगर कोई भी ऐसे नॉर्मल में लेंगे तो ये क्या होगा, न्यूट्रल। क्या होगा, अच्छा इसको तोड़ देंगे तो पॉजिटिव अलग हो जाएगा, नेगेटिव अलग हो जाएगा, नहीं, जब भी रहेगा तो वो न्यूट्रल ही रहेगा। और वो हर एटम में जो है पूरा ये टोटल, इसको टुकड़ा भी करेगा तो टोटल पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू टोटल नेगेटिव चार्ज होगा। अच्छा ऐसा हो सकता है कि जैसे मान लो कोई 2 ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट नंबर ए और ऑब्जेक्ट नंबर बी, ठीक, कोई भी प्रोसेस है, फ्रिक्शन से, रबिंग से या कोई भी और प्रोसेस है, क्या हम कैन वी रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अदर। तो बताओ इसका चार्ज हम ऐसा कर सकते हैं कि हम 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर यहाँ से यहाँ भेज दें, 10 भेज सकते हैं क्या 9 इलेक्ट्रॉन भेज सकते हैं, क्या 2.5 इलेक्ट्रॉन भेज सकते हैं, वी कैन नॉट रिमूव। देखो ये 0.5 इलेक्ट्रॉन का कोई हिसाब किताब नहीं है। क्या ऐसा हो सकता है 3.1 ऐसे, अरे बोलो, क्या ऐसा हो सकता है 3.1 इंटू 10⁵ हाँ ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। तो देखो ये वाला इंटीजर है भाई साहब, ये क्या है, ये बड़ा इंटीजर है। ऐसे अगर देखा जाए नॉर्मल लाइफ में तो ये वाला इंटीजर बहुत बड़ा इंटीजर होगा, छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा इंटीजर बनता है। ठीक है, तो ये सब ये लिख सकते हैं, नो
इट कैन नॉट बी रिटेन, ये नहीं लिख सकते हैं, ये नहीं लिख सकते हैं, ये चलेगा, यस ये भी चलेगा और ये भी चलेगा। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में एज ए होल हम क्या लिख सकते हैं, Q बराबर n इंटू प्लस माइनस ई बोलो, ठीक है। तो n का इंटीजर होना ही क्वांटाइजेशन कहलाता है। ये पैकेट में एग्जिस्ट करता है, बहुत सारा चीज है जो क्वांटाइज्ड है। और क्वांटा क्या कहलाता है, क्वांटा का मतलब व्हाट, स्मॉलेस्ट यूनिट, कोई भी चीज का सबसे स्मॉलेस्ट थिंग जो है वही क्वांटा कहलाता है। तो यहाँ क्वांटा क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या कहलाएगा। अगर पूछे व्हाट इज द क्वांटा ऑफ चार्ज, मतलब पूछना चाह रहा है कि स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ चार्ज बताओ, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज या फिर प्रोटॉन का चार्ज। नहीं चमका क्या हुआ, क्वांटा मतलब व्हाट, बोलो बोलो, स्मॉलेस्ट थिंग, स्मॉलेस्ट उस चीज का ये है। और जब भी होगा तो इसी का कलेक्शन में पूरा एग्जिस्ट करेगा, इसका फ्रैक्शन, इलेक्ट्रॉन का फ्रैक्शन नहीं हो सकता है। तो n क्या है, इंटीजर, अरे बोलो n क्या है, n का इंटीजर होना ही क्वांटाइजेशन कहलाता है। अब मान लो एक नंबर का क्वेश्चन पूछता है बोर्ड में, विच, देखो फिजिक्स में क्या है ना कि एक्सपेरिमेंट करने के बाद बहुत सारा चीज का ये हो, बहुत सारा जस्टिफाई करना रहता है, ऐसे बोलने से वो जस्टिफिकेशन नहीं होता है, उसका एक्सपेरिमेंट करना रहता है। तो पूछ देखिए अगर विच एक्सपेरिमेंट शोज दैट क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, तो क्या होगा आंसर तुम्हारा। हाँ वेरी गुड, मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप मेथड, बहुत अच्छा वाला। क्या, कौन सा मेथड है, मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप, ये पहले क्लास किया है क्या, अच्छा। मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट है जो ये जस्टिफाई करता है कि चार्ज जो है वो क्या है, क्वांटाइज्ड है। विच मेथड, मिलिकन, लिख लो एक लाइन, मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट shows that charge is quantized, shows that charge is quantized। बोल क्लियर। तो चार्ज क्वांटाइज्ड है, ये एक्सपेरिमेंट बता रहा कौन सा, मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप मेथड, Q बराबर n इंटू प्लस माइनस, ठीक। अब n यहां पर क्या है, इंटीजर, ठीक है, n क्या है, इंटीजर है। अब देखो इसमें छोटे छोटे क्वेश्चन देखो क्या बोल सकता है, जैसे कि कोई भी ऑब्जेक्ट है तो कैन वी कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम इनसाइड इट या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इनसाइड इट। इसके लिए तुम लोग केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, मोल कॉन्सेप्ट से हम लोग निकाल लेते हैं। जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, सपोज ये ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, ऑब्जेक्ट नंबर ए, और इसका मास अगर मान लो m हो और इसका मॉलिक्यूलर वेट या मॉलिक्यूलर m0 हो या एटॉमिक वेट m0 हो। अगर एटॉमिक स्ट्रक्चर में होगा तो m0 एटॉमिक वेट होगा, और मॉलिक्यूलर अगर वाटर वगैरह होगा तो क्या होगा, मॉलिक्यूलर वेट, और कॉपर एल्युमिनियम इस टाइप का होगा तो क्या होगा, एटॉमिक वेट होगा। बोल क्लियर। अब अगर इसका मॉलिक्यूलर वेट या एटॉमिक वेट m0 हो, m इसका गिवन मास हो, ठीक है, तो इसके अंदर नंबर ऑफ एटम अगर एटॉमिक फॉर्म में होगा तो, या मॉलिक्यूलर फॉर्म में होगा तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, वो कैसे निकालेंगे, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है। हाँ तो उसका फॉर्मूला बोलो बोलो कर, हाँ n डैश ले ले, क्या n डैश क्या है, या छोटा n ले लेते हैं, ये कंफ्यूज कर दिया। छोटा n क्या चीज के लिए यूज करता है नॉर्मली, नंबर ऑफ मोल के लिए। इसको क्या ले ले बोल, n डैश ही ले लेते हैं, n डैश बाई एन ए इक्वल टू m बाई m0। m क्या है भाई साहब, बोलो बोलो बोलो, गिवन मास, बहुत शानदार। m0 क्या है, हाँ मॉलिक्यूलर या एटॉमिक, ठीक। ये क्या है, बोलो 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 बोलो, ये क्या है, एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर का वैल्यू बताओ, 6.023 इंटू 10⁻23 यूनिट बोल पर मोल। अरे यार यही ना है, एक मोल में इतना पार्टिकल्स होगा ना, जैसे हम लोग दर्जन सैकड़ा बोलते हैं ना, वही तो इतना पार्टिकल एक मोल में इतना, एक दर्जन में कितना 12, सैकड़ा में कितना 100, तो एक मोल में इतना, यही तो पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, एक मोल में इतना पार्टिकल्स होता है, तो ये पर मोल होता है। क्या होगा, पर मोल, ठीक है। अब देखो इतना होगा तो n डैश का वैल्यू निकल गया आराम से,
एन डैश बराबर क्या होगा, m बाई एम नॉट इंटू, तो इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट, ठीक। अच्छा, ये m बाई एम नॉट ऑल्सो क्या होता है, नंबर ऑफ मोल, तो नंबर ऑफ मोल्स के फॉर्म में भी तुम लिख सकता है। अब देखो इसमें क्वेश्चन किस टाइप का, खाली मतलब नॉलेज के लिए बता रहे हैं, एकदम लल्लू टाइप का सवाल है कि जैसे मान लो कॉपर ले लेते हैं, ठीक। कॉपर का मान लो ये टुकड़ा है, नहीं कोई इस तरह से, ठीक है, टुकड़ा टुकड़ा होता है ना, तो मान लो एक तांबा का कुछ टुकड़ा है और उस टुकड़े का मास जो है कितना ले लें, मान लो ½ kg ले लेते हैं, ½ kg का टुकड़ा है घर में पड़ा हुआ है, ठीक। कॉपर का मॉलिक्यूलर एटॉमिक वेट बताओ कितना, बोलो बोलो, 60, डेल रिस्पॉन्स 63.5, फिर बोलो यूनिट बताओ, ग्राम पर, अरे बोलो ग्राम पर मोल, क्या होगा, ग्राम पर मोल, एक मोल में इतना ग्राम, यही ना, ठीक है। सबसे पहला मान लो क्वेश्चन पूछा कि इसके अंदर बताओ कि नंबर ऑफ एटम कितना होगा, क्या बताना है, पहला क्वेश्चन, फाइंड नंबर ऑफ एटम्स इनसाइड इट, बोल बनेगा, कैसे लगाएगा, देखो पहला क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत आसान, अरे नंबर ऑफ एटम्स ही का तो निकालने का फॉर्मूला है, तो बोल क्या लिखेगा, तो एन डैश बराबर m बाई एम नॉट इंटू एन होता है ना, तो एन डैश इक्वल टू m कितना बोल, ½ kg है, kg को क्या चीज में बदलना होगा, हाँ या तो पूरा को kg में बदल दो और नहीं तो सबको ग्राम में बदल दे क्या, तो ½ kg, kg बोले तो 10⁻³ ग्राम हो गया, एम नॉट कितना, इजी कैलकुलेशन 63.5 लेके बना रहे हैं, ग्राम पर मोल ऐसे, और इसका भी यूनिट क्या होगा, ग्राम, ठीक। अब क्या बचा, Na बोले तो इजी कैलकुलेशन 6 × 10⁻23 यूनिट पर मोल, कुछ कटेगा क्या, देख क्या क्या कटेगा, ग्राम से ग्राम गया, ये मोल से मोल गया, तो इतना नंबर ऑफ एटम आ गया, क्या गया, इतना सारा नंबर ऑफ, इसके अंदर इतना सारा नंबर ऑफ एटम्स है। दूसरा क्वेश्चन, फाइंड, ऐसे तो ये न्यूट्रल ही होगा, ये क्या होगा फाइनली, न्यूट्रल होगा, क्यों न्यूट्रल होगा, क्योंकि इसके अंदर टोटल पॉजिटिव चार्ज बराबर टोटल नेगेटिव चार्ज होगा, इसीलिए क्या होगा, डेल रिस्पॉन्स, ठीक है बोलो, टोटल पॉजिटिव चार्ज इसके अंदर इक्वल टू क्या होगा, टोटल नेगेटिव चार्ज होगा, इसीलिए क्या होगा, न्यूट्रल होगा। बट इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज कितना होगा ये बताना, ऐसे तो टोटल पॉजिटिव चार्ज इक्वल टू टोटल नेगेटिव होगा, एज ए होल ये न्यूट्रल होगा, बट हम लोग को बोला क्या क्या है कि इसके अंदर टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना होगा या न्यूक्लियस के अंदर चार्ज कितना होगा वो बताइए, फाइंड टोटल पॉजिटिव चार्ज इनसाइड इट, बोल कैसे बनाएंगे, हाँ अब देखो, हाँ अगर देखा जाए तो कॉपर का एटॉमिक नंबर कितना होता है, देख ये न्यूक्लियस होगा 29 प्रोटॉन्स और कितना, बोलो बोलो, जो भी है न्यूट्रॉन होगा 29 ले ले क्या, या 30 ले लेते हैं, कितना होगा प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स कितना होगा, लगभग 30 ले, जो भी है। अब पहला ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर ऐसे ऐसे करके होगा, बट टोटल पॉजिटिव चार्ज इसके अंदर कितना होगा, तो 29 प्रोटॉन्स है, और एक प्रोटॉन का चार्ज कितना, बोलो, और ऐसा ऐसा करके किए गए एटम इसके अंदर, देख सुनो, अभी हम लोग जो निकाले वो क्या निकाले, नंबर ऑफ एटम, 1 2 3 4 5 करके ऐसे ऐसे क्या निकाले, टोटल क्या निकाले, नंबर ऑफ एटम्स निकाले। अब एक एटम के बारे में देखते हैं, एक एटम कुछ ले लो, एक एटम में देखा जाए तो कितना प्रोटॉन्स है, या एक एटम यहां से ये ले लेते हैं, देख एक एटम लेंगे तो 29 प्रोटॉन्स है, कितना है 29 प्रोटॉन, तो 29 प्रोटॉन्स है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, Q बराबर 29 प्रोटॉन, प्रोटॉन मतलब 1.6 इंटू 10⁻, अरे बोलो है ना, 29 इंटू 10 कितना
ये 29 क्यों लिखा गया? क्योंकि एक एटम में 29 प्रोटॉन होता है और एक प्रोटॉन का चार्ज इतना होता है, और ऐसे ऐसे करके के गो एटम होता है हाफ kg में, जो हम लोग निकाले तो इसको क्या चीज से गुना कर देगा? n डैश से। तो इसका टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? तो 29 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू n डैश का वैल्यू बताओ कितना? हाँ, जो भी है हाफ इंटू। नेक्स्ट टॉपिक है चार्ज कंजर्व होता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, चार्ज कंजर्व होता है। कंजर्व बोले तो कांस्टेंट। कंजर्व का मतलब क्या होता है? नेट चार्ज। अच्छा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कैसे डिफाइन करते थे? हाँ, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ओनली ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कैसे डिफाइन करें? चार्ज कैन बी नाइदर बी क्रिएटेड नॉट, ऐसे भाई साहब नहीं चलेगा इसमें। टोटल चार्ज जो है वो कंजर्व रहता है, कांस्टेंट। तो हम लोग इसको डिफाइन करेंगे सिस्टम को लेकर के। ठीक है, तो फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम द नेट चार्ज ऑफ द सिस्टम ऑलवेज रिमेन कंजर्व। इस तरह से हम लोग को डिफाइन करना है। लिखो, जनरेट मतलब प्रोड्यूस करा सकते हैं। अब इसमें भी एक क्वेश्चन पूछता है कि विच एक्सपेरिमेंट शोज दैट चार्ज इज कंजर्व्ड। नहीं, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज तो पढ़ा ही होगा, बट इसमें ये पूछेगा अगर बोर्ड में, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज थोड़ी पूछेगा। ऐसा पूछ सकता है कि कौन सा एक्सपेरिमेंट है। जैसे हम लोग क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पढ़े तो कौन सा एक्सपेरिमेंट हुआ था? मिलिकन सॉइल ड्रॉप। उसी तरह इसका भी होता है, एक्सपेरिमेंटली देखा गया है। बोलो बोलो। हाँ, पेयर प्रोडक्शन और पेयर एनहिलेशन। बता तो फाइनली सबसे पहले बताओ क्या पढ़े? बोलो बोलो। हाँ, टाइप्स ऑफ चार्ज। कौन टाइप्स ऑफ? तो टाइप्स ऑफ चार्ज कितना वैरायटी का? 2 वैरायटी, पॉजिटिव चार्ज और, तो टाइप्स ऑफ चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक, लाइक चार्ज रिपेल, अनलाइक अट्रैक्ट। उसके बाद क्या पढ़े? एडिटिव नेचर। क्या पढ़ा? एडिटिव नेचर। कैसा एडिशन? स्केलर की वेक्टर, स्केलर वेक्टर। और क्या पढ़ा बता? इनवेरिएंट। क्या पढ़ा? इनवेरिएंट। और बोल बोलो बोलो बोलो। हाँ, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या पढ़ा? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। कौन सा फॉर्मूला? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, Q इक्वल टू व्हाट? N इंटू E। नेक्स्ट और बोलो क्या पढ़ा? हाँ, कंजर्वेशन। चार्ज इज कंजर्व, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। और बोल फटाफट फटाफट बोलो बोलो बोलो। हाँ, चार्ज कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू, चार्ज कैन बी, तो चार्ज कैन बी ट्रांसफर्ड, चार्ज कैन बी ट्रांसफर्ड। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट बाय फ्रिक्शन, बाय रबिंग, इस तरह से हो सकता है। अभी हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे। तो ट्रांसफर्ड। और बोल बोलो फटाफट। चार्जिंग इन्वॉल्व्स ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मास। नहीं, चार्जिंग इन्वॉल्व्स ऑलवेज, चार्जिंग ऑलवेज इन्वॉल्व्स ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मास। और बताओ, कैन वी इंक्रीज? हाँ, नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल कैन बी इंक्रीज और डिक्रीज। क्या बोलेगा? नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स कैन बी इंक्रीज और डिक्रीज, कैन बी इंक्रीज और डिक्रीज। कौन सा प्रोसेस से? इंक्रीज और डिक्रीज। हाँ बोलो फटाक से, कौन सा प्रोसेस? पेयर प्रोडक्शन और पेयर एनर्जी। ठीक है, और बोलो, और कुछ डिस्कस किए? और एक्स्ट्रा कुछ किसी को इंफॉर्मेशन? हाँ बोलो बोलो बोलो। हाँ भाई साहब क्या है? हाँ बोलो बोलो, अच्छा बोल रहा है। क्या बोल रहा था? मास इज वेरिएंट। तो मास है ना, चार्ज के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, अच्छा अगर हाँ ठीक बोलो। चलो, डिफरेंस क्या क्या हो जाएगा? डिफरेंस
डिफरेंस में देखो, मास एक ही तरह का होता है, चार्ज दो तरह का। उसके बाद एडिटिव नेचर, दोनों में यस एडिटिव, ये भी वो भी 10 किलो प्लस 4 किलो 14 किलो वो भी हो जाएगा। इनवेरिएंट है नहीं, वो वेरिएंट है। दिस इज द ऑल्सो डिफरेंस। क्वांटाइजेशन है नहीं, अभी तक टिल नाउ अभी तक कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है हमारे धरती पे किसी के द्वारा जिसमें ये पता चले कि मास जो है वो क्या है, क्वांटाइज्ड है। फिर बोल दे क्या लिखा हो, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। मास कंजर्व है क्या? मास इज नॉट कंजर्व, मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी और एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू मास। ठीक है, तो मास E बराबर डेल्टा एम सी स्क्वायर एक फॉर्मूला होगा। ठीक है, उसमें मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। और अगर देखा जाए तो एनर्जी जो है वो मतलब वो अलग प्रोसेस है। न्यूक्लियर रिएक्शन में रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट है, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट का जो डिफरेंस होता है उसको मास डिफेक्ट वगैरह कहते हैं। टॉपिक क्या है? वेज ऑफ चार्जिंग, कैसे हम चार्ज कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारा प्रोसेस है बट 3 ही पढ़ना है अभी इस जगह पर। ठीक है, हाँ वेरी गुड। क्या क्या है? हाँ बोल। बाय फ्रिक्शन, बाय रबिंग, रबिंग बोले तो बाय फ्रिक्शन, और बोल फटाक से, सब कोई बोलेगा। बाय इंडक्शन, बहुत बढ़िया, बाय इंडक्शन, और बोलो, बहुत शानदार, बाय कंडक्शन। ठीक, यही हम लोग को पढ़ना है। और भी तो हम लोग ऐसे पढ़ना है ये तीनों चीज। अब बाय फ्रिक्शन में देखो क्या होता है कि जैसे मान लो दो ऑब्जेक्ट रहेगा, ठीक है, ए और बी। जब दो ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे, आपस में रब करेंगे तो दोनों के बीच में क्या जनरेट होगा, हीट एनर्जी। उस हीट एनर्जी से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट हो सकता है। अब चूंकि दोनों अलग अलग नेचर का है तो एक बॉडी का इलेक्ट्रॉन काफी स्ट्रांगली अटैच रहेगा और दूसरा बॉडी, क्योंकि दोनों अलग अलग नेचर का है ना। जैसे मान लो इसको हम लोग कुछ ले लेते हैं, क्या ले ले, क्या ले ले, ग्लास ले लो, ये क्या ले लो, सिल्क ले लो। ठीक है, तो जब ग्लास को सिल्क से रगड़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा। अब दोनों में डिपेंड करता है किसका इलेक्ट्रॉन ज्यादा ये है, कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव बनता है। ग्लास क्या बनता है, क्या बनता है, पॉजिटिव, और ये क्या बनेगा, नेगेटिव। ठीक है, तो पॉजिटिव मतलब कौन, इलेक्ट्रॉन खोया। हाँ, ग्लास इलेक्ट्रॉन खो करके इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, सिल्क के पास, तो सिल्क कैसा चार्ज हो गया, नेगेटिवली चार्ज हो गया। क्या इसके स्लाइटली मास पे भी कोई फर्क पड़ा, यस और नो, यस। इसका मास बढ़ा कि घटा, बढ़ा, और इसका मास, चार्जिंग इन्वॉल्व्स ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मास। ठीक है, अब कोई जरूरी नहीं कि ग्लास और सिल्क है, ग्लास को किसी और से करेगा तो हो सकता है कि ग्लास किसी के साथ नेगेटिव भी हो जाए, सिल्क और भी किसी मटेरियल के साथ क्या हो जाए, पॉजिटिव भी हो जाए। तो ऐसा भी लक्षण इसके अंदर दिखाई जाता है। डिपेंड करता है कॉम्पेरेटिवली दोनों में कौन इलेक्ट्रॉन ज्यादा स्ट्रांगली अटैच है। जो इलेक्ट्रॉन ज्यादा स्ट्रांगली है वो खोएगा नहीं, वो कैसा बनेगा, इलेक्ट्रॉन वो हमेशा वो इलेक्ट्रॉन को रिसीव करेगा, और जिसका इलेक्ट्रॉन कम है वो इलेक्ट्रॉन को खो देगा, और जो आसानी से खो देगा वो कैसा चार्ज बनेगा, पॉजिटिव। अरे बोलो, इसका मेन रीजन क्या है, हीट एनर्जी। ठीक है, हीट से ऐसा होता है। ठीक है, अब देखो एक क्वेश्चन पूछता है, अच्छा इसमें देखो क्या होगा कि जैसे मान लो कि n इलेक्ट्रॉन गया यहां से यहां, हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैन दिस n बी फ्रैक्शन, ये हमेशा इंटीजर होगा नहीं, क्योंकि फ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट पॉसिबल। तो जब ये n इलेक्ट्रॉन गया होगा तो बोल इसके पास जो टोटल चार्ज होगा क्या होगा, n इंटू प्लस ई, मास के मास घटा कि बढ़ा, अरे बोलो, मास घटा कि बढ़ा, घटा, बहुत बढ़िया। इसका बोल कितना, n इंटू माइनस ही होगा, क्या होगा, मास बढ़ा। ठीक है, और ये नेगेटिवली हो गया, कौन इलेक्ट्रॉन खोया, ये इलेक्ट्रॉन खोया, ये पाया। अगर हम इसको एक सिस्टम ले लें तो रगड़ने से पहले ये भी न्यूट्रल था, ये भी न्यूट्रल था, नेट चार्ज कितना होता था, 0। रगड़ा, इसका इलेक्ट्रॉन यहां से यहां गया, एक पॉजिटिव बना और एक नेगेटिव। अब दोनों चार्ज को जोड़ के देखो, तो ये अगर Q1 ले लेते हैं, ये Q2 ले लेते हैं, तो व्हाट इज Q बराबर Q1 प्लस Q2, जोड़ के देख कितना आएगा, 0 है ना। तो रगड़ने से पहले भी ये टोटल आइसोलेटेड सिस्टम का बात हो रहा है,
हम ऑलवेज किस पे डिफाइन करेंगे? अगर कंजर्वेशन हमको डिफाइन करना होगा तो वी विल ऑलवेज टेक व्हाट? आइसोलेटेड सिस्टम। ये आइसोलेटेड सिस्टम पे डिसाइड करेंगे भाई साहब। किस पे? आइसोलेटेड सिस्टम पे। आइसोलेटेड सिस्टम का नेट चार्ज हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट। क्या रहेगा? कांस्टेंट। तो बाई फ्रिक्शन में ये ऐसा होगा, ठीक है। एक पॉजिटिव बनेगा, दूसरा नेगेटिव बनेगा। बहुत सारे एग्जांपल है प्रैक्टिकल जिसमें हम लोग ऐसा देखते हैं। जैसे घर में बहुत कोई देखना सूखा बाल है, कंघी से झाड़ने के बाद फिर वो मैं इसके सामने लाया तो देखना वो क्या होता है? खड़ा खड़ा टाइप का हो जाता है, नहीं? या फिर मान लो बहुत कोई बच्चा लोग देखना प्लास्टिक का कुर्सी पे बैठा दिया, गमछा से ऐसे झाड़ दिया, उसके बाद फिर कुछ बोला ये करिए तो देखना झटका लगता है, नहीं? या कार से भी कभी कभी उतरते वक्त देखना बॉडी टच कर जाता है, होता है ना? कार वाला भी देखा झटका लगता है, ठीक है। तो बहुत सारा प्रोसेस है जिससे हम चार्ज हो जाता है। या फिर बहुत जगह देखना कि वो ट्रक व्रक जो है ना, बहुत सारा वो ऐसा मटेरियल ले जाता है जो एक्सप्लोसिव होता है, ठीक है। तो वो मतलब जा रहा जल्दी जल्दी मतलब पता चला कि बाई फ्रिक्शन चार्ज एक्यूमुलेट हो गया, हीट एनर्जी से पूरा ब्लास्ट हो गया, ठीक है। तो वो सब करने की, वो सब से बचने के लिए क्या करते हैं? हाँ, क्या लगाते हैं? चेन लगाते हैं और ये ग्राउंडिंग कर देते हैं ताकि जो लीकेज ये होता जाए वो सीधे ग्राउंड में फ्लो करता जाए, ठीक है। तो इसमें हम लोग इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज होता है, मतलब जो चार्ज जनरेट होता है एक में पॉजिटिव, इक्वल एंड ऑपोजिट वाला बात आता है। क्या आता है? इक्वल एंड ऑपोजिट, ठीक है। इक्वल एंड ऑपोजिट किसमें? बाय फ्रिक्शन, ठीक है। अब देखो एक आईआईटी में ऐसा क्वेश्चन पूछा हुआ है कि दो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ए और ऑब्जेक्ट बी, दोनों बिल्कुल आइडेंटिकल है मास में। क्या है? मास में बिल्कुल आइडेंटिकल है, जितना केजी का ये उतना ही केजी का ये, बिल्कुल शकल सूरत एक जैसा, ठीक। अब दोनों को रब किया गया, रब करने के बाद क्वेश्चन पूछा गया आर देयर मासेस आर सेम आफ्टर रबिंग? आर देयर मासेस आर इक्वल? बोल क्या होगा? यस और नो? यस और नो? नो। आंसर होगा नो। क्यों? क्या लॉजिक है भाई साहब? हाँ हाँ, एक इलेक्ट्रॉन खोया और दूसरा पाया, रबिंग हुआ, किसका मास ज्यादा होगा? पॉजिटिव चार्ज का मास ज्यादा होगा और नेगेटिव चार्ज का मास, उल्टा बोल देंगे, हाँ, पॉजिटिव चार्ज का मास कम होगा और नेगेटिव चार्ज का मास ज्यादा होगा, क्योंकि चार्जिंग ऑलवेज इन्वॉल्व्स ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मास और न्यूट्रल डज नॉट मीन्स चार्जलेस। ये छोटे छोटे बात हमेशा याद रहना चाहिए, ठीक है। तो बाय फ्रिक्शन हम लोग ऐसे चार्ज, तो एक प्रॉपर्टी ये भी लिखा ही दिए थे, चार्जिंग इन्वॉल्व्स व्हाट, सॉरी, चार्ज कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट। तो ये किस प्रोसेस से भाई साहब हम लोग ट्रांसफर किए हैं? बाय रबिंग। कोई दिक्कत वाली बात? अब हम लोग पढ़ेंगे इंडक्शन। इंडक्शन ऐसे बॉडी कितना तरह का, कोई भी ऑब्जेक्ट तीन तरह का, क्या क्या? कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। ऐसे अभी हम लोग देखो नॉर्मल लाइफ में कहा जाए तो कंडक्टर में हम लोग गुड कंडक्टर लेंगे, आइडियल कंडक्टर लेंगे जिसके पास इनफाइनाइट फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता हो। इंसुलेटर जिसमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता हो, हाँ, जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता हो, जिसमें किसी भी तरह का फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता हो, वो क्या होगा? इंसुलेटर। फ्री इलेक्ट्रॉन्स का बात हो रहा है, याद रखना। और सेमीकंडक्टर भी चर्चा ही नहीं करना है। अब देखो इंडक्शन का मतलब क्या होता है? इंडक्शन का मतलब होता है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज या सेपरेशन ऑफ चार्ज। ये हमेशा बॉडी में पॉसिबल है, बॉडी या एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। देखो ऐसे देखा जाए तो कोई भी बॉडी में, कोई भी बॉडी ऐसे नॉर्मली हम लोग न्यूट्रल ही लेंगे, क्योंकि माइक्रोस्कोपिक लेवल में मतलब ये पता नहीं चलता, लेकिन माइक्रोस्कोपिक लेवल में जितना उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही उसके अंदर नेगेटिव चार्ज भी होता है, इसलिए कोई भी एज ए होल नॉर्मल में क्या मानेंगे? न्यूट्रल। अब देखो इंडक्शन मीन्स होता है व्हाट? इंडक्शन मीन्स रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज या सेपरेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज या सेपरेशन ऑफ चार्ज को ही क्या बोला जाता है? और ये हमेशा किस में होता है? ऑलवेज
पॉसिबल इन व्हाट, इन, हाँ बॉडी बोलो, नहीं बॉडी मतलब डेड बॉडी, ऐसे कोई भी ऑब्जेक्ट को हम लोग बॉडी बोलेंगे, बॉडी या व्हाट, बोलो बोलो, हाँ बॉडी मतलब एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऐसे अगर बात किया जाए तो ऑब्जेक्ट कितने प्रकार का, फटाफट बोलेगा, ऑब्जेक्ट कितने प्रकार का, 2 प्रकार का, क्या क्या, बोलो बोलो, या तो पार्टिकल बोलेंगे या व्हाट, पार्टिकल या पॉइंट ऑब्जेक्ट, डल रिस्पॉन्स दे रहा है, पार्टिकल बोलो या पॉइंट ऑब्जेक्ट बोलो, एक ऑब्जेक्ट इस तरह का, दूसरा व्हाट, बॉडी या एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, बॉडी या एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। अब एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट कितने प्रकार का, वो 3 प्रकार का, 1D 2D और 3D, लीनियर, ठीक है, हाँ लीनियर, सरफेस और व्हाट, वॉल्यूम। लीनियर बोले तो जिसका सिर्फ लेंथ होगा, जैसे थ्रेड, धागा, धागा का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है क्या, नहीं होता है, सिर्फ लंबाई होता है ना चौड़ाई, ये कुछ भी नहीं होता है। सरफेस जिसका लेंथ होगा, ब्रेड्थ होगा, विड्थ नहीं होगा, जैसे एग्जांपल बताओ, सनमाइका, नहीं लंबाई चौड़ाई होता है, स्क्वायर फीट पे माल मिलता है उसका, पेपर नहीं, टाइल्स, टाइल्स का देखना लंबाई, बड़ा बड़ा जो टाइल्स आता है तो उसका थिकनेस बहुत कम होता है, तो ये सब सरफेस पे होता है। वॉल्यूम, हाँ ईटा, ब्रिक, नहीं कोई इस तरह का डब्बा ही डब्बा, ठीक है, तो लीनियर, सरफेस, वॉल्यूम। तो देखो रीडिस्ट्रीब्यूशन किस में होगा, हाँ एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट में, और अच्छा से रीडिस्ट्रीब्यूशन। इंडक्शन का देखो पहले मतलब देखो क्या होता है कि जैसे मान लो कोई कंडक्टर ले लेते हैं, आसानी से कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है तो बहुत मजा आएगा उसमें इंडक्शन में, नहीं इंसुलेटर में भी इंडक्शन होता है बट उतना ज्यादा नहीं होता है जितना कंडक्टर में होता है। तो मान लो ये कोई कंडक्टिंग मटेरियल ले लेते हैं, कंडक्टिंग मटेरियल, ठीक, अब इसमें बहुत सारा एटम होगा, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है। अब इसके सामने मान लो कोई चार्ज ऑब्जेक्ट लेते हैं, स्ट्रॉन्ग चार्ज, काफी ज्यादा मैग्नीट्यूड का। अब इसके अंदर क्या, बहुत सारा एटम्स है, और चूंकि ये कंडक्टिव मटेरियल है तो इसके अंदर बहुत सारा फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी होगा, क्या होगा, बहुत सारा फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी होगा। तो हम लोग को पता है कि लाइक चार्ज जो है रिपेल करता है और अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट होता है, और आगे जाके पढ़ेगा F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ R होता है, मतलब वो डिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है, कम डिस्टेंस होगा तो ज्यादा फोर्स होगा, ज्यादा डिस्टेंस होगा तो कम फोर्स होगा। तो बहुत सारे एटम्स का जो इलेक्ट्रॉन्स है, जो ऑपोजिट काइंड का चार्ज जो है वो सामने, ठीक, और इधर क्या हो जाएगा, जिस एटम्स को छोड़ के इलेक्ट्रॉन्स आया है उधर वाला साइड क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। क्या ये चार्ज हो गया, डल रिस्पॉन्स, क्या ये चार्ज हो गया, अभी भी ये क्या है, न्यूट्रल है। क्यों न्यूट्रल है भाई साहब, कैसे न्यूट्रल है, क्योंकि ना इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन को निकाला गया है और ना ही इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन को डाला गया है। जब तक इक्वलिटी है, जब तक नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज बराबर जब नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज है, तब तक ये भाई साहब क्या है, न्यूट्रल है। तो अभी ये न्यूट्रल है, बट इंडक्शन हो गया है, इसी प्रोसेस को इंडक्शन कहेंगे। इंडक्शन मीन्स रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। कोई जरूरी नहीं कि इंडक्शन से चार्ज ही होता हो, इंडक्शन हो जाएगा। इंडक्शन मतलब व्हाट, सेपरेशन ऑफ चार्ज या रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। बोल क्लियर, नहीं अब हम इसमें कोई कांड करेंगे तभी जाके ये चार्ज होगा, बट अभी ये चार्ज नहीं हुआ, अभी क्या है, ठीक है। अब देखो विश्वास करेगा, आईआईटी में देखो एक क्वेश्चन भी पूछा है कि एक स्फीयर है, कंडक्टिंग स्फीयर, इसके सामने हम पॉजिटिव चार्ज लेते हैं। अब 4 गो ऑप्शन था, उसमें से एक ऑप्शन था कि ये न्यूट्रल होगा बट रीडिस्ट्रीब्यूशन होना होगा इसके अंदर। क्या होगा, इसका नेट चार्ज क्या बोले, अभी न्यूट्रल है ना, ये क्या होगा, न्यूट्रल। अच्छा ये न्यूट्रल है और ये पॉजिटिव है, क्या ये दोनों के बीच में अट्रैक्शन हो सकता है, यस अट्रैक्शन हो सकता है कि नहीं, यस देखो प्लस है माइनस है, F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होना है, स्क्वायर ऑफ R। तो एक चार्ज और दूसरा अनचार्ज, चार्ज और अनचार्ज के बीच में भी अट्रैक्शन हो सकता है, बट किस प्रोसेस से, इंडक्शन से।
लेकिन अगर यही पार्टिकल्स होता, क्या होता है ये, तो पार्टिकल होता है, तो पार्टिकल बोले तो पॉइंट ऑब्जेक्ट, क्या बोले, अब ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है तो इसमें जगह होगा ही नहीं, और जगह जब तक नहीं होगा तब तक रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा क्या, तो इसका मतलब जो पार्टिकल अगर है तो पार्टिकल में हमेशा जेन्युइन चीज होगा। अगर पॉइंट जैसा साइज है, पॉइंट साइज है, तो लाइक होगा तो रिपेल करेगा और अनलाइक होगा तो अट्रैक्ट करेगा, उसमें क्योंकि रीडिस्ट्रीब्यूशन में होना नहीं है। बट इंडक्शन से बहुत कुछ हो सकता है। इंडक्शन से क्या हो सकता है, देख, एक पॉजिटिव चार्ज दूसरे न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को भी अट्रैक्ट कर सकता है। क्यों, क्योंकि देखो इसके बीच में क्या होना है, अट्रैक्शन, इसके बीच में क्या होना है, रिपल्सन। ठीक, कौन वाला ज्यादा स्ट्रॉन्ग, एफ अट्रैक्टिव इज ग्रेटर देन व्हाट, एफ रिपल्सिव। ठीक है, तो अट्रैक्शन विल बी देयर, फाइनली क्या होगा कि अट्रैक्शन होगा। अब देखो एक क्वेश्चन यहाँ पर पूछता है, अभी हम चार्जिंग कैसे इंडक्शन से चार्ज होता है ये बताया नहीं है, खाली इंडक्शन के बारे में थोड़ा आइडिया दे रहे हैं। अब क्वेश्चन देखो क्या है कि एक बॉडी है, याद रखना इंडक्शन जब भी बोले तो देख लेना बॉडी है या पार्टिकल है, बॉडी होगा तभी इंडक्शन होगा, क्योंकि रीडिस्ट्रीब्यूशन होने के लिए क्या चाहिए, जगह चाहिए। अब मान लो एक बॉडी है, ठीक, इस बॉडी का चार्ज क्या है ये पता नहीं, सुनो क्वेश्चन क्या है कि इसका चार्ज है पॉजिटिव और बी का चार्ज हमको पता नहीं है कि क्या होगा, पॉजिटिव होगा नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, तुमको बताना। लेकिन जब हम ए और बी के सामने ले आ रहे हैं तो फाइनली ये अट्रैक्शन हो रहा है, नहीं चमका, अरे बोलो, ए का चार्ज हमको पता है, ये नोन है, ये क्या है, नोन है, और ये क्या है, अननोन है, इसका चार्ज तुमको बताना है। लेकिन जब ए को बी के सामने जब ला रहे हैं, टच नहीं कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है, तो बताना है कि बी का चार्ज कैसा होगा, क्या होगा, बोलो बोलो बोलो, कितना स्टूडेंट कहता है पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव हो सकता है क्या, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है, सब चीज हो सकता है, नन नहीं हो सकता है, नहीं चमका, क्या हुआ। अब सुनो पॉजिटिव क्यों होगा, देखो मान लो कि सपोज न्यूट्रल पे तो अभी समझा ना, मान लो यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकल ही गया, तो एक इलेक्ट्रॉन निकलने से ये कैसा कहलाएगा, फाइनली चार्ज पॉजिटिव ही नहीं कहलाएगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो उसके अंदर पॉजिटिव ज्यादा हो गया, नेगेटिव कम हो गया, तो ये इंडक्शन के वजह से तो ऐसा होगा ही। अच्छा नेगेटिव भी हो सकता है, नेगेटिव तो और बढ़िया से होगा, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव अट्रैक्शन होता ही है। न्यूट्रल हो सकता है कि नहीं हो सकता, यस न्यूट्रल भी हो सकता है, अभी न्यूट्रल पे ही तो समझे। और ये क्या होगा, नन, तो नन तो होगा नहीं, इसका मतलब हाँ ऑल द एबव होगा, तो इसका मतलब लिखो अट्रैक्शन इज नॉट द प्रूफ, attraction is not the proof to have the nature of the charge on the body. Attraction is not the proof to have the nature of charge on the body. ठीक है, तो इंडक्शन में होता क्या ये समझ में आ गया, रीडिस्ट्रीब्यूशन को ही क्या कहा जाता है, इंडक्शन। बहुत ये इंडक्शन कंडक्टर में ऐसे ज़्यादा अच्छा होता है, बट न्यूट्रल सॉरी इंसुलेटिंग मटेरियल भी हो सकता है। इंसुलेटिंग मटेरियल में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलता है, बट उसका जो एटम है ना वो थोड़ा मॉडिफाई हो जाता है। जैसे हम लोग क्या होता है कि अगर झाड़ा हुआ कंघी जो है, सूखा बाल में झाड़ा हुआ कंघी को बीट्स ऑफ पेपर के सामने ले आएगा, तो बीट्स ऑफ पेपर तो जमीन पे है, वो बिल्कुल न्यूट्रल है नहीं, और ये झाड़ा हुआ कंघी तो कोई चार्ज होगा। ये एसी नहीं चल रहा है क्या, वो ऑन की, ये क्या हो गया, हाँ सुनो, तो झाड़ा हुआ कंघी जो है वो चार्ज हो गया, और जो तुम्हारा क्या है, हाँ बीट्स ऑफ पेपर वो तो न्यूट्रल है। लेकिन जैसे ही हम उसके सामने लाएंगे ना, तो जो बीट्स ऑफ पेपर है वो तो न्यूट्रल है, इसके अंदर तो हर एटम का पॉजिटिव और नेगेटिव, तो हर एटम का जो नेगेटिव वाला पार्ट है वो पूरा एटम को छोड़ के बाहर नहीं आएगा जैसे कंडक्टर में होता है, ठीक है। लेकिन उस एटम का जो नेगेटिव वाला जो पार्ट है वो थोड़ा ज्यादा, या एक पॉजिटिव वाला जो पार्ट है, मतलब अपोजिट काइंड का जो पार्ट है, वो झाड़ा हुआ कंघी के सामने ज्यादा क्लोज में आ जाता है, समझा।
तो ज्यादा क्लोज में आने से एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ आर नहीं चमका क्या हुआ, जैसे मान लो कि ये पहले न्यूट्रल है, ठीक है, इसके अंदर पॉजिटिव बीच में होगा, इलेक्ट्रॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हुआ, अब ये झाड़ा हुआ कंघी है ऐसे, ठीक, अब ये मान लो पॉजिटिव है, तो हर एटम का जो नेगेटिव वाला पार्ट है, देखो नहीं चमका क्या हुआ, नेगेटिव वाला जो पार्ट है हर एटम का वो थोड़ा ज्यादा नजदीक आ गया विद रेस्पेक्ट टू व्हाट, पॉजिटिव वाला, तो एज ए होल व्हाट विल हैपन, अट्रैक्ट होगा, क्योंकि एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ आर। तो वहां तो यही चक्कर है कि एक चार्ज है और दूसरा अनचार्ज है, तो ऐसा भी हो सकता है कि एक चार्ज बॉडी दूसरे अनचार्ज बॉडी को अट्रैक्ट कर सकता है, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि कैन टू सिमिलर चार्ज बॉडी अट्रैक्ट विथ ईच अदर, क्या होगा क्वेश्चन, कैन टू सिमिलर चार्ज बॉडी अट्रैक्ट विथ ईच अदर, किस प्रोसेस से, हाँ बाय इंडक्शन, टू सिमिलर चार्ज बॉडी कैन अट्रैक्ट बाय इंडक्शन प्रोसेस। अगर क्वेश्चन पूछे कैन टू सिमिलर चार्ज पार्टिकल अट्रैक्ट विथ ईच अदर, नो, क्योंकि पार्टिकल है तो इंडक्शन होना नहीं है, ठीक है, कोई भी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। तो इसमें देखो क्या है कि जैसे मान लो कि एक बॉडी है ए, ठीक, इस बॉडी ए को मान लो कैसा बनाना है, पॉजिटिवली चार्ज करना है, ठीक है, कैसा करना है, पॉजिटिवली चार्ज करना है इस बॉडी ए को। अब देखो पॉजिटिव चार्ज करने के लिए देखो हम क्या किए, एक और बॉडी का सहारा ले रहे हैं बी, ये भी कंडक्टर है और ये भी कंडक्टर, दोनों कंडक्टर है, ए भी कंडक्टर और बी भी कंडक्टर। अब देखो ए को कैसा बनाना है, टारगेट हमारा क्या है कि इसको हम पॉजिटिव कर दें, क्या कर दें, इसको पॉजिटिव कर दें, और इसको नहीं, हमारा टारगेट इसको पॉजिटिव करना, और बी का हेल्प ले रहे हैं, ठीक। अब देखो कैसे कैसे करते हैं, मान लो एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल लाएंगे, काफी हैवी, इंडक्शन होने के लिए दो चीज होना चाहिए, बॉडी होना चाहिए और डिस्टेंस भी मैटर करता है। ऐसा नहीं कि एक तो ए जो है यहाँ रखा और बी बाबा धाम रखा, ए बोकारो में और बी बाबा धाम में, तो फिर इंडक्शन और इंडक्शन सब फेल हो जाएगा। इंडक्शन होने के लिए दो चीज चाहिए, क्या क्या, पहला तो बॉडी और दूसरा डिस्टेंस स्मॉल, काफी स्मॉल होना चाहिए, डिस्टेंस स्मॉल होगा तभी ये सब सारा टोटल चीज होगा, ठीक। देखो हम क्या बोले, ए को क्या करना पॉजिटिव और बी का हेल्प ले रहे हैं, ठीक है। अब देखो ये हम देखो ये प्रोसेस देखो क्या, इंडक्शन से कैसे इजीली हम लोग चार्ज कर सकते हैं, ये पॉजिटिव चार्ज है, क्लियर। पहले हम इसको बी को सामने लाए, ये मेटल है, तो भाई साहब क्या होगा, इंडक्शन होगा, इंडक्शन से व्हाट विल हैपन, ऑपोजिट काइंड का चार्ज, और ए को भी इसके साथ जोड़ दिए, ठीक है। ए को कैसा करना था, पॉजिटिव, और बी को, तो मान लो ए को सामने लेते हैं, ए ये है और बी है, बी का हेल्प लिए, ठीक। और ये सब जो काम कर रहे हैं वो इंसुलेटिंग ग्लव्स पहन करके कर रहे हैं, समझे, वो डॉक्टर लोग जो नहीं पहनता ऑपरेशन करने से पहले किडनी निकाल देता है, ठीक है, तो वैसा ही चीज जो है पहन करके, ताकि वो क्यों कर रहे हैं, ताकि उस, हाँ, ताकि वो ट्रांसफर ऑफ चार्ज बॉडी में नहीं होना चाहिए। अब देखो क्या किए, ये प्लस को ए के सामने लाए, ना ये दोनों कंडक्टर है, इंडक्शन होगा, इंडक्शन के चलते ये क्या है, प्लस है, तो ये यहां से भी कुछ इलेक्ट्रॉन और यहां से भी इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, सामने आ जाएगा, जैसे सामने आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव। अब चूंकि बी का भी इलेक्ट्रॉन ए के माध्यम से सामने आ गया है, तो बी के पास क्या होगा, इलेक्ट्रॉन यहां से यहां गया कि नहीं गया, गया। अब इसमें क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अब ये चार्ज हो गया कि नहीं हो गया, हो गया। अब धीरे से धोखा दे देना है, ग्लव्स पहन के। धोखा कैसे देना है, धोखा, ठीक है, धोखा कैसे देना है, तो ये, हाँ, ग्लव्स पहने हुए थे ही, इसको हम अलग कर देंगे, अलग कर देंगे तो क्या हो गया, हाँ, अलग कर देंगे तो ए हो गया, और ये क्या हो गया, बी हो गया। अब चूंकि इलेक्ट्रॉन निकल चुका था तो ये क्या बन गया, पॉजिटिव, और ये क्या बन गया, नेगेटिव, ठीक है, देख, ठीक। तो ए नेगेटिव बन गया, बी पॉजिटिव बन गया, तो हमको टारगेट क्या था, अच्छा, ए को पॉजिटिव बनाना है, खैर बी को पॉजिटिव कर दी, ये समझ में आ गया, बी को पॉजिटिव कर दी और ए को नेगेटिव। तो जैसा जो टारगेट होगा वो कर सकते हैं, ठीक है, धोखा देके।
नहीं, क्या करना, बस धोखा दे देना है, ठीक है। तो ये अच्छा, जिसमें इंडक्शन होना है वो हमेशा बॉडी होना चाहिए, जिसमें इंडक्शन होना है वो क्या होना चाहिए, बॉडी। और जिसके हेल्प से इंडक्शन होना है वो जरूरी है कि बॉडी होना चाहिए, वो पार्टिकल भी होगा तो चलेगा, नहीं वो पार्टिकल। देखो क्या होता है कि कांटेक्ट कराना ही, दो बॉडी को कांटेक्ट कराना ही कंडक्शन कहलाता है, ठीक है। तो कंडक्शन में चार्ज बाय कांटेक्ट, मतलब हम कांटेक्ट करा के दो बॉडी को, हम एक बॉडी को दूसरे बॉडी के हेल्प से चार्ज कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पर हम लोग क्या किए हैं कि एक मेटल का स्फीयर लिए हैं जिसके पास नो नेट चार्ज है। इसका मतलब कि टोटल इसके अंदर क्या है, टोटल नेगेटिव चार्ज इज इक्वल टू क्या, टोटल पॉजिटिव चार्ज। जितना इसके अंदर टोटल नेगेटिव चार्ज होगा उतना ही इसके अंदर टोटल पॉजिटिव चार्ज है, इसीलिए ये कहला रहा है न्यूट्रल या नो चार्ज। अब एक इबोनाइट रॉड को, जो पहले से कैसे है, नेगेटिवली चार्ज है, अब ये इबोनाइट रॉड को हम इससे चार्ज, मतलब इसको टच करेंगे, तो टच करेंगे तो क्या होगा कि इसके पास एक्सेस इलेक्ट्रॉन है, ये एक्सेस इलेक्ट्रॉन ये ट्रांसफर हो जाएगा इस स्फीयर में, ठीक है। जब ट्रांसफर हो गया तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया, अब इसको हटा देंगे, तो हटा देने के बाद जब हम इसको काफी दूर ले जाएंगे तो व्हाट विल हैपन कि आफ्टर सम टाइम, या आफ्टर सम टाइम क्या, ये इमीडिएट तुरंत हो ही जाता है, ठीक है, ये पूरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो इसका चार्ज नेगेटिव था, इलेक्ट्रॉन था, तो एक्सेस इलेक्ट्रॉन इसमें चला गया, तो इसका टोटल चार्ज क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। तो कंडक्शन में हम लोग सिमिलर टाइप का चार्ज ये कराते हैं, क्या कराते हैं कंडक्शन में, हाँ सिमिलर टाइप का चार्ज हम लोग, सिमिलर टाइप का चार्ज जो है ट्रांसफर करा सकते हैं। मतलब नेगेटिव का नेगेटिव से ही चार्ज होगा, पॉजिटिव का पॉजिटिव से ही होगा, ठीक है। जैसा टाइप का पहला बॉडी का चार्ज होगा वैसा ही टाइप का दूसरा बॉडी का भी चार्ज हो जाएगा, ठीक। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि एक बॉडी, अगर दो मान लो मेटल स्फीयर है, ठीक, मान लो एक मेटल स्फीयर जिसके पास चार्ज Q1 है और दूसरा मेटल स्फीयर है जिसका चार्ज है प्लस Q2, बोल क्लियर है। तो अगर इस मेटल को इस मेटल से हम टच करवाएंगे तो फाइनली जो है, चूंकि अच्छा अभी हम लोग को जो सिलेबस में पढ़ना है, बाद में हम लोग को पोटेंशियल जब पढ़ेंगे तो अलग अलग साइज का स्फीयर के बारे में पढ़ेंगे, बट अभी जो पढ़ना है, तो अभी जो पढ़ना है वो आइडेंटिकल शेप के लिए पढ़ना है, मतलब शेप और साइज बिल्कुल आइडेंटिकल होना चाहिए। कहने के मतलब दोनों का रेडियस सेम होना चाहिए, रेडियस सेम होना चाहिए, ठीक है। तो अगर दोनों का रेडियस एग्जैक्ट सेम होगा तो व्हाट विल हैपन, अगर एक का चार्ज प्लस Q1 है और दूसरे का प्लस Q2 है, जब इसको टच में कराएंगे और टच करा के जब फाइनली सेपरेट करेंगे तो दोनों के पास बिल्कुल बराबर बराबर चार्ज हो जाएगा, ठीक है। एक्चुअली चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो पोटेंशियल के हिसाब से होता है, तो फाइनली जो चार्ज दोनों बॉडी को मिलेगा वो कितना कितना मिलेगा। तो देखो बिफोर ऐसा है, आफ्टर में क्या होगा, ठीक है। ये वाला क्या है, ये इंसुलेटिंग स्टैंड दी, इंसुलेटिंग स्टैंड का क्या है कि इसका जो चार्ज जो भी आया वो ग्राउंड में ट्रांसफर ना हो, इसीलिए इसको हम लोग इंसुलेटिंग रखते हैं। तो इसमें देखना मोस्ट ऑफ द केसेस में हम लोग स्फीयर को इंसुलेटिंग स्टैंड में रखते हैं ताकि किसी का भी चार्ज जो है, क्योंकि ग्राउंडिंग बहुत जल्दी हो जाता है ना, तो ग्राउंडिंग ना हो इसीलिए इसको इंसुलेटिंग स्टैंड से कनेक्ट करते हैं। अब देखो क्या है कि ये जो बिफोर है, आफ्टर टचिंग, ठीक है, इसको चाहो तो एक वायर से भी कनेक्ट कर सकता है या इसको चाहो तो सिंपली टच भी कर सकता है। तो दोनों मेटल स्फीयर है तो ईच बॉडी का जो चार्ज होगा वो Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाई 2 होगा और इसके पास भी Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाई 2 होगा। कहने का मतलब कि चार्ज हमेशा बराबर बराबर रहता है, ठीक है, लेकिन इसके लिए क्या होना चाहिए, आइडेंटिकल शेप और साइज होना चाहिए, दैट इज दोनों का रेडियस बिल्कुल सेम होना चाहिए, तभी ये पॉसिबल है। अगर रेडियस अलग अलग होगा, याद रखना, अगर रेडियस अलग अलग होगा तो फिर ये पॉसिबल नहीं है, बोल क्लियर है। अच्छा, तो पहला वाला पॉइंट यही है। दूसरा वाला क्या है कि अगर एक न्यूट्रल है और दूसरे के पास चार्ज Q है तो बोलो कैसे टच करने से क्या होगा, बराबर होगा। तो 0 प्लस Q डिवाइडेड बाई 2 कितना कितना आएगा, तो Q/2 इसके पास भी और Q/2 उसके पास भी। तो फाइनली ये भी हम लिख दिए। अब कि 3 स्फीयर है, ठीक है, मेटल A, मेटल B और मेटल C। मेटल C एक आदमी के पास है और इसके पास पहले से 8 कूलम का चार्ज है, ठीक, कितना चार्ज है, 8 कूलम का चार्ज। अब देखो ये आदमी, और जबकि ये दोनों पहले से क्या है, न्यूट्रल है। अब देखो क्या करता है, ये आदमी पहले C जो है, ये आदमी C मेटल को पहले A से टच कराता है, बोल क्लियर है, फिर वहां से हटा के फिर मेटल B से टच कराता है, C को B से टच कराता है और फिर फाइनली हटा लेता है। तो तुमको बताना है कि फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस कैसे कैसे होगा। क्या बताना है, फाइंड द फाइनल चार्जेस। क्वेश्चन समझ में आ गया कि C जो है इसके पास पहले से कितना है, 8 कूलम,
पहले सी ए से टच करवाया, सेपरेट किया, फिर सी बी से टच करवाया, फिर सेपरेट किया, और फाइनली ये इसके हाथ में सी आ गया। बोल क्लियर है? तो बताना है कि फाइनली ए के पास कितना होगा, बी के पास कितना होगा, सी के पास क्या होगा। ठीक, तो इस तरह का देखो प्रॉब्लम कैसे बनाते हैं, तो स्टेज वाइज हम डिवाइड कर देंगे। तो पहला स्टेज में देखो क्या हुआ, फर्स्ट स्टेज में देखो क्या हुआ। देखो जब सी ए से टच करवाया तो ये ए है, तो देखो इसके पास 8 है, इसके पास 0 है, ये दोनों पहले से न्यूट्रल है, तो इसके पास कितना चार्ज हो जाएगा, 4 कूलम। और सी के पास भी क्या हो जाएगा, 4 कूलम। क्यों? क्योंकि बराबर बराबर चार्ज हो जाएगा, ये न्यूट्रल था और इसके पास 8 कूलम था, तो इसके पास 4 कूलम हो जाएगा, इसके पास। तो ये फर्स्ट स्टेज हो गया। सेकेंड स्टेज में देखो क्या होगा, सेकेंड स्टेज, अब सी के पास 4 कूलम है, 4 कूलम फिर न्यूट्रल बी से टच कराएगा, तो व्हाट विल हैपन, तो देखो, तो व्हाट विल हैपन, सेकेंड स्टेज के बाद देखो 4 कूलम प्लस ये 0 हो गया ना, तो डिवाइड करेगा तो ये क्या हो जाएगा, तो ये तुम्हारा बी हो गया और ये सी हो गया, तो इसके पास +2 कूलम होगा और इसके पास भी +2 कूलम होगा। बोल क्लियर है? तो +2 कूलम मतलब फाइनली देखो क्या हुआ कि आफ्टर ऑल द इवेंट, सारे स्टेज के बाद ये तुम्हारा ए रहा, ये तुम्हारा बी रहा और ये तुम्हारा सी रहा। ठीक, तो फाइनल स्टेज के बाद देखो ए के पास ए है, बी है, सी है, ए के पास +4 कूलम होगा, बी के पास कितना होगा, +2 कूलम होगा, और सी के पास कितना होगा, +2 कूलम होगा। ठीक है, तो इस तरह से फाइनली चार्ज जो है डिस्ट्रीब्यूट होगा। बहुत आसान, क्लियर? ठीक है, अब अगर देखा जाए तो क्या ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को फॉलो कर रहा है? यस, डेफिनेटली। ये सब प्रोसेस होने से पहले नेट चार्ज कितना था, तो इसका 0 था, इसका 0 था, इसका 8 था, तो 8 + 0 + 0 कितना हो गया, 8 हो गया। आफ्टर सारे इवेंट्स के बाद व्हाट विल हैपन, इसके पास 4, इसके पास 2, इसके पास 2, 2 4 और 4 4 8 हो गया। बोल क्लियर है? एक क्वेश्चन दिए हैं बनाने के लिए, चलो बनाओ, फिर ट्राई करो। अच्छा बन गया, वाह वेरी गुड। कितना आया सी का, हाँ बोलो बोलो, तो चार्ज आंसर कितना आ रहा है, तो चार्ज ऑफ क्यू सी का तुम्हारा, हाँ +1.125 क्यू। हाँ वेरी गुड, समझ में आ गया कैसे आ जाता है। देखो प्रॉब्लम बनाएगा कैसे, हम स्टेप बाय स्टेप बनाएगा, स्टेप बाय स्टेप, पहला इवेंट में क्या हुआ, दूसरा में क्या हुआ, तीसरा में क्या हुआ, इस टाइप से। ठीक, जो नहीं बनाया ट्राई करो। देखो 3 मेटल स्पेयर है ए बी सी, तो ये तुम्हारा 3 मेटल हो गया, ए बी सी। कैसे कैसे चार्ज है, तो ए के पास चार्ज है +6Q, बी का चार्ज है -3Q और सी का ER ऊपर में है -3Q, और इसके पास कितना है, चार्ज 0। फर्स्ट स्टेप के बाद क्या हुआ, फर्स्ट स्टेप में हुआ क्या भैया, तो फर्स्ट स्टेप में जो है देखो ए को बी से टच कराया गया और सी को कुछ नहीं किए हैं, ए एंड बी आर टच टुगेदर। ठीक है, एंड देन सेपरेटेड। तो देखो ए को बी से टच करवाएं, तो ये तुम्हारा रहा ए, ये बी रहा, और सी को कुछ नहीं किए। ठीक, तो जब ए को बी से टच करवाएंगे तो ए प्लस बी का टोटल चार्ज क्या है, तो +6Q - 3Q कितना हो गया, +3Q, और डिवाइडेड बाई 2, आधा आधा बटेगा, तो आधा आधा बटेगा तो 6Q - 3Q, तो कितना आएगा, तो इसके पास आएगा +1.5Q और इसके पास भी आएगा +1.5Q, और जबकि ये इसमें कुछ नहीं किया गया तो इसका चार्ज क्या होगा, 0। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया, बराबर बराबर बटेगा। ठीक है, सेकेंड स्टेप में देखो क्या हुआ, सेकेंड स्टेप में देखो क्या हुआ है, देखो ए है, बी है, सी है, तो पहला स्टेप हो गया। ठीक है, एंड देन सेपरेटेड, पहला स्टेप हो गया। दूसरा, स्पेयर सी इज देन टच टू स्पेयर ए एंड देन सेपरेटेड। सी को किसे टच करवाएं, ए से, तो सी को जब ए से टच करवाएंगे तो सी का चार्ज कितना है, 0, और ए का चार्ज कितना हो गया, पहला स्टेप के बाद 1.5Q। तो फिर ये दोनों को टच कराने से ये दोनों को जोड़ दो और डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, तो बोलो यहाँ पर चार्ज कितना होगा, तो 1.5Q का आधा कितना होता है, हाँ, तो इसके पास हो जाएगा +0.75Q और इसके पास भी +0.75Q, जबकि इसको कुछ नहीं किया गया है तो इसका चार्ज जैसे है वैसे रहेगा, तो इसका चार्ज कितना है, 1.5Q, तो वही रहेगा। तो ये सेकेंड स्टेप हो गया। अब आ जाए थर्ड स्टेप के बाद देखो क्या होगा, तो ये तुम्हारा ए है, ये है तुम्हारा बी, और ये तुम्हारा क्या है, सी। तो ए हो गया, बी हो गया और ये सी हो गया। थर्ड स्टेप में हुआ भैया क्या,
फाइनली सी इज टच्ड टू स्फीयर बी एंड देन सेपरेटेड, और फिर ए को कुछ नहीं किए फ्रॉम इट। बोल क्लियर है? तो सी को टच करवाए किससे? बी से। तो सी का चार्ज कितना था? 0.75 क्यू, और बी का कितना था? 1.5 क्यू। दोनों को जोड़ के देखो, डिवाइडेड बाई 2 क्यू, तो दोनों को जोड़ेगा तो 1.5 क्यू और ये 0.75 क्यू, तो कितना आ जाएगा? तो ये तुम्हारा 5 7 5 12, और ये तुम्हारा, तो इसका मतलब 2.25 क्यू हो गया टोटल बी प्लस सी का। अब ये आधा आधा बटेगा, तो आधा आधा बटेगा तो देखो क्या होगा, तो आधा बटेगा तो इसके पास चार्ज हो जाएगा प्लस 1.125 क्यू, इसके पास भी चार्ज 1.125 क्यू, और इसके पास जैसे है वैसे रहेगा, तो इसके पास कितना है? 0.75 क्यू। बोल क्लियर है? तो व्हाट विल हैपन, तो फाइनली जो चार्ज सबके पास जो रहेगा, तो सी के पास 1.125 क्यू होगा, बी के पास इतना होगा, और फिर आ रहा है ऊपर में, और ए के पास कितना होगा? 0.75 क्यू। बोल क्लियर है? तो क्या देख रहे हैं कि दिस इज द फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। अच्छा, अगर इसको जोड़ के देखो तो जोड़ के इनिशियली कितना है और फाइनली कितना है, तो इनिशियली प्लस 6 क्यू माइनस 3 क्यू 0, तो कितना हो गया? प्लस 6 क्यू प्लस माइनस 3 क्यू और प्लस 0, तो कितना आ गया? तो प्लस 3 क्यू हो गया। ठीक है, फाइनल चार्ज ऑफ द सिस्टम क्या है पूरा सेटअप का? तो प्लस 0.75 क्यू और प्लस 1.125 क्यू और प्लस 1.125 क्यू, तो जोड़ के देखो तो ये दोनों का सम तो 2.25 हो गया और प्लस 0.75, तो इसका भी चार्ज क्या हो गया? प्लस 3 क्यू। बोल क्लियर है? तो सारे इवेंट से पहले इनिशियल चार्ज भी पूरा सिस्टम का कितना है? प्लस 3 क्यू, और पूरा फाइनल भी चार्ज सारा प्रोसेस होने के बाद कितना है? 3 क्यू। इससे ये भी प्रूव हो गया कि चार्ज जो है कंजर्व होता है। तो कंडक्शन में यही